हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ कंचन। स्वागत है आपका मेरे चैनल नॉलेज वेदा पे। आज हम बात करने जा रहे हैं जून मंथ के करंट अफेयर्स के बारे में। टॉप 30 करंट अफेयर्स इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं और नेक्स्ट टॉप 30 जो होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम माइक्रोसॉफ्ट लॉन्चेस जुगलबंदी, अ मल्टीलिंगुअल AI चैटबॉट फॉर रूरल इंडिया। ग्रामीण भारत के लिए माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा एक मल्टीलिंगुअल बहुभाषीय जुगलबंदी नाम का जो AI चैटबॉट है उसको लॉन्च किया गया है। अब ये क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। Microsoft has launched जुगलबंदी, a generative AI driven multilingual chatbot accessible via popular messaging platform WhatsApp। WhatsApp जो है उसके ज़रिए ये जो है ये एक्सेसिबल होगा। इसे ख़ास तौर पर डिज़ाइन किया गया है ग्रामीण भारत के लोगों के लिए, बहुभाषीय लोगों के लिए, मतलब कि अलग अलग भाषा जो लोग समझते हैं जानते हैं उनके लिए ये जो है वो एक्सेसिबल होगा। इस चैटबॉट को डेवलप किया गया है AI फॉर भारत के द्वारा, जिनकी की कोलैबोरेशन हुई है इस बार IIT मद्रास के साथ। ठीक है, इसका जो एम है खासकर वो है असिस्टेंट प्रोवाइड करना ग्रामीण भारत के लोगों को, ताकि उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बेहतर हो सके और वो अपनी अपनी जो स्पेसिफ़िक भाषा है उसको टाइप करके अपनी जो क्वेरीज़ हैं उसका जो समाधान है वो ले सके। The chatbot was launched in April and has been tested in बिवान। बिवान नाम का एक गांव है जो कि न्यू दिल्ली जो हमारी कैपिटल सिटी है उसके नज़दीक है, वहाँ पर इसको टेस्ट किया गया था। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा लॉन्च किया गया है, इसका ध्यान रखिएगा। इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो रेडमॉन्ड वाशिंगटन में है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में है। माइक्रोसॉफ्ट को फाउंड किया गया था 4 अप्रैल 1975 को अल्बुकर्क, न्यू मैक्सिको, यूनाइटेड स्टेट्स में। माइक्रोसॉफ्ट के जो फाउंडर हैं वो हैं बिल गेट्स और पॉल एलन, और चेयरमैन और CEO हैं सत्य नडेला। नेक्स्ट हम बात करेंगे ओडिशा गवर्नमेंट अनाउंसेस मोघरा हाउसिंग स्कीम। इस स्कीम के साथ वो लोग जो कि आर्थिक और सामाजिक तौर पर पिछड़े हुए हैं उनके लिए नवीन पटनायक जी की जो सरकार है उसके द्वारा 29 मई को मोघरा स्कीम माय हाउस जो स्कीम है उसको अनाउंस किया गया, जिसके तहत इनके द्वारा फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी उन बेनिफिशरीज़ को भी जो कि पहले जितनी भी स्कीम्स थी जो कि हाउस अपग्रेड से रिलेटेड थी या फिर गवर्नमेंट के द्वारा जो घर बनाने में सहूलियत दी जाती थी उसमें रह गए थे, उनको भी इसमें कवर किया जाएगा। और ये फाइनेंशियल असिस्टेंस उन लोगों के लिए होगी जो कि अपना घर बनाना चाहते हैं, उसे कंप्लीट करना चाहते हैं या अपग्रेड करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये जो सारा का सारा फंड होगा ये राज्य सरकार के ऊपर ही मतलब कि ये भारित होगा, और इसके लिए जो एप्लीकेशंस हैं लोन के लिए वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जून 15, 2023 से। ओडिशा के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो नवीन पटनायक जी हैं, कैपिटल भुवनेश्वर है और वहाँ के जो गवर्नर हैं वो गणेशी लाल जी हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे IPL विनर्स लिस्ट 2008 टू 2023 के बारे में। बात करेंगे चेन्नई सुपर किंग्स जो है उन्होंने 5वीं बार IPL का जो मैच है वो जीत लिया है। इस बार उन्होंने हराया है गुजरात टाइटंस को। ठीक है, ये पाँचवीं दफ़ा है जब वो जीते हैं। इसके साथ ही वो मुंबई इंडियंस के साथ मतलब जैसे मुंबई इंडियंस 5 बार जीत चुकी है IPL, वैसे ही अब चेन्नई सुपर किंग्स जो है उन्होंने भी रिकॉर्ड कायम कर लिया है 5वीं बार IPL को जीतने का। IPL की अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो ये जो IPL का मैच होता है इसे हर साल ऑर्गेनाइज़ किया जाता है इंडिया में, एनुअली ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। इसको फाउंड किया गया था 2007 में BCCI कमेटी के द्वारा। इसके जो चेयरमैन हैं वो थे ललित मोदी जी। 2007-8 का जो साल था ये लॉन्चिंग सीज़न था IPL का। ठीक है, तो याद रखिएगा चेन्नई सुपर किंग्स ने इस बार IPL को जीता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पंडित PD बॉल अवॉर्डेड फर्स्ट कला क्रांति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड।
कोलकाता में इंटरनेशनल परफॉर्मिंग आर्ट्स फेस्टिवल IPAF में जो पद्मश्री पंडित पूर्णदास बॉल जी हैं, उन्हें IPAF लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है उनके आउटस्टैंडिंग जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा है बाउल म्यूज़िक को लेकर वर्ल्ड स्टेज पर, उसके लिए उनको ये जो सम्मान है वो दिया गया है। याद रखिएगा, फर्स्ट कला क्रांति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है PD बॉल जी को, पंडित PD बॉल जी को। ठीक है, ये जो अवार्ड है वो उन्हें खुद स्वयं प्रस्तुत किया गया गवर्नर डॉक्टर बोस के द्वारा इंडियन म्यूजियम्स आशुतोष बर्थ सेटनरी हॉल में। ठीक है, तो ये जो IPAF का जो पाँचवा साल है इसको सेलिब्रेट करने का कलकत्ता में 2 दिन का ये कल्चरल प्रोग्राम था। इसमें उन इंडियन आर्ट्स को सपोर्ट किया जाता है और उन अलग अलग आर्टिस्ट जो कि कलकत्ता ही नहीं बल्कि पूरे देश से अलग अलग स्टेट से इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, उनको समर्पित किया जाता है ये फेस्टिवल। जो पंडित PD बॉल जी हैं वो जाने जाते हैं, उन्होंने लगभग आज तक 156 कंट्रीज़ में अपना ये जो आर्ट है उसको परफॉर्म किया है दुनिया भर के नागरिकों के सामने। वो एक बड़ा नाम है जो कि इस इंडियन ट्रेडिशनल म्यूज़िक के साथ जुड़ा हुआ है और बॉल घराना से वो आते हैं। पूर्णदास जो है उनको पहली बार जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उनके द्वारा किंग ऑफ बॉल म्यूज़िक बॉल सम्राट के नाम से भी उनको इस टाइटल से भी हमारे जो पहले राष्ट्रपति थे उनके द्वारा नवाजा गया। तो नाम याद रखिएगा, पंडित PD बॉल, इनको पहला कला क्रांति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। नेक्स्ट बात करेंगे हम, कैबिनेट अप्रूव्स PM प्रणाम एंड यूरिया गोल्ड स्कीम्स टू प्रमोट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। अभी जो प्रधानमंत्री की हाल ही में अप्रूव्ड स्कीम्स हैं उनमें एक और स्कीम शामिल है जिसका नाम है PM प्रणाम यूरिया गोल्ड एंड सब्सिडी फॉर ऑर्गेनिक मैन्योर। ये जो स्कीम है इसमें शामिल है जिसमें कि जो गवर्नमेंट है उसकी कमिटमेंट जो है प्रमोटिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ताकि जो सतत कृषि है उसको जो है वो प्रमोट किया जा सके और उसको सरकार की तरफ से जो सहायता है वो प्रोवाइड कराई जा सके। अब इस पैकेज में क्या क्या आ जाता है, जो गवर्नमेंट की स्कीम है, जो सब्सिडी स्कीम है, यूरिया सब्सिडी स्कीम है, उसी की कंटिन्यूशन में ये इंश्योर किया जाएगा कि यूरिया की जो अवेलेबिलिटी है वो किसानों को सेम प्राइस पे, जो कि 242 रुपये 45 किलो का जो बैग है 3 साल के लिए हो सके। सबसे पहले ये चीज़ आती है। दूसरे नंबर पे 8 नैनो यूरिया प्लांट्स विद प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 44 करोड़ बॉटल्स इक्वल टू 195 LMT ऑफ कन्वेंशनल यूरिया टू बी कमीशनड बाय 2025-26। इसके साथ ही 1451 रुपये माफ़ कीजिएगा 1451 करोड़ रुपए अप्रूव किए गए हैं ताकि मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंट जो है उसको प्रमोट किया जा सके ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स के लिए, जो कि गोवर्धन प्लांट से आएगा। ठीक है, उसके लिए 1451 करोड़ रुपए जो हैं वो अप्रूव किए गए हैं। इसके अलावा इंट्रोडक्शन ऑफ सल्फ़र कोटेड यूरिया गोल्ड जिसे कहा जाता है, उसकी भी इंट्रोडक्शन करने जा रही है गवर्नमेंट। ठीक है, इस पैकेज में ये सब चीज़ें आ जाती हैं, तो ध्यान रखिएगा। PM प्रणाम जो योजना है ये यूरिया से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, कोलकाता टीम इमर्जेस विक्टोरियस इन दुबई विमेंस कबड्डी फाइनल। उमा कोलकाता टीम claimed the championship title against Punjab Panthers in India's first ever historic women's kabaddi league held in Dubai। हाल ही में दुबई में ये जो कबड्डी लीग ये हुई, जहाँ पे कि उमा कोलकाता टीम जो है उसने पंजाब पैंथर्स को हराकर ये कबड्डी का जो मैच है उसको जीत लिया। ठीक है, तो इनको इनाम के तौर पर 1 करोड़ रुपया मिला उमा कोलकाता को, और जो पंजाब जो कि सेकंड पोजीशन पे आती है टीम, इसको 50 लाख रुपए का इनाम मिला। ठीक है, तो ये जो विमेन कबड्डी लीग है 12 दिन तक चली दुबई में,
इंडिया से 8 टीमों ने भाग लिया था अलग अलग स्टेट से, जो कि अपने अपने स्पेसिफिक स्टेट को रिप्रेजेंट कर रही थी। इन टीम्स में आती हैं दिल्ली डायनामाइट्स, गुजरात एंजल्स, ग्रेट मराठास, हरियाणा हसलर्स, पंजाब पैंथर्स, राजस्थान राइडर्स, उमा कोलकाता, बेंगलुरु हॉक्स शोकेस्ड देयर मेटल इन ऑन एन इंटरनेशनल स्टेज। तो ये एक ऐतिहासिक इवेंट रहा जहाँ पे कि आपने याद रखना है कि उमा कोलकाता ने इस मैच को जीत लिया। सबसे पहली बार जब ये जो मैच किया गया था ये 2012 में कबड्डी वर्ल्ड चैम्पियनशिप जो थी वो पहली बार ऑर्गेनाइज़ की गई थी और इसको गवर्नमेंट ऑफ बिहार के द्वारा ऑर्गेनाइज़ किया गया था एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन के साथ मिलकर। ठीक है, पहली बार ये 1 से लेकर 4 मार्च 2012 तक पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कंकरबाग में हुआ था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा डॉक्टर मंडाविया अनवील्स 5th स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स ऑन वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। डॉक्टर मंडाविया, मनसुख मंडाविया जी जो हैं उनके द्वारा 5th स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स जो है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे के दिन अनवील किया गया। ये 5वीं बार है जब स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स जो है उसको जो है अनवील किया गया। इस बार केरला जो है उसको अनाउंस किया गया एज अ टॉप परफॉर्मिंग स्टेट इन 5th स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। जो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री है उसके द्वारा ये अनाउंस किया गया। ठीक है, इसके जो मिनिस्टर हैं वो डॉक्टर मनसुख मंडाविया जी हैं। द रैंकिंग एनालाइजेस 6 डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ फूड सेफ्टी टू एसेस द परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन स्टेट्स एंड यूटीज़ एंड केरला टॉप द लिस्ट अमंग लार्जर स्टेट्स। इसके बाद नंबर आता है पंजाब का और फिर तमिलनाडु का। जो छोटे स्टेट्स हैं, स्मॉलर स्टेट्स हैं, उसमें गोवा जो है वो टॉप पे आता है। अगर हम यूटीज़ की बात करें तो यूटीज़ में जम्मू एंड कश्मीर टॉप पे आता है, सेकंड नंबर पे दिल्ली और थर्ड पे चंडीगढ़। केरला के जो चीफ मिनिस्टर हैं और वहाँ के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं उनको इसका क्रेडिट, इसका श्रेय दिया जाता है क्योंकि उन्होंने कई सारे इनिशिएटिव्स लिए थे, कई सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाए थे, स्कूल प्रोजेक्ट्स और जो ग्रामीण स्तर पर जो स्कीम्स होती हैं वो चलाई थी, जिसके कारण उन्होंने ये जो टॉप की पोजीशन है वो हासिल की है। इसके बाद बात करेंगे फर्स्ट विमेन ऑफिसर एज्यूम्स कमांड ऑफ कम्युनिकेशन जोन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट बटालियन इन इंडियन आर्मी। तो पहली महिला जिनका नाम है कर्नल सुचिता शेखर, वो ऐसी पहली महिला ऑफिसर बन गई हैं जिन्होंने के आर्मी सर्विस कॉर्प्स को एज्यूम किया है एज अ कमांड ऑफ कम्युनिकेशन जोन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट बटालियन। The battalion responsible for the maintenance of the supply chain of fully operational Northern Command plays a vital role in Army logistics including animal transportations। ये सिर्फ दूसरी ऐसी फाइटर जेट पायलट हैं जिन्होंने भाग लिया था IAFW में इंडियन एयरफोर्स टैब्लो में जिन्होंने भाग लिया था। और इससे पहले फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कंत हैं जिन्होंने के भाग लिया था IAFW में, वो फर्स्ट फाइटर जेट पायलट थी, ये सेकंड है। तो इनका नाम ध्यान रखिएगा, इनका नाम है सुचिता शेखर। ये फर्स्ट विमेन ऑफिसर हैं जिन्होंने कमांड ली है कम्युनिकेशन जोन मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट बटालियन की इंडियन आर्मी में, नाम याद रखिएगा। अवार्ड विनिंग DD एंकर गीतांजलि अय्यर पासेस अवे। गीतांजलि अय्यर जो कि भारत की पहली फीमेल इंग्लिश न्यूज़ फीमेल जर्नलिस्ट थी, उनका देहांत हाल ही में हो गया है। उन्होंने अपनी जो ग्रेजुएशन थी वो कंप्लीट की थी कलकत्ता से और दूरदर्शन को उन्होंने ज्वाइन किया था 1971 में। उन्हें बेस्ट एंकर के लिए 4 बार
बेस्ट एंकर का जो अवार्ड है उससे सम्मानित किया गया था। इसके अलावा उनको इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी अवार्ड भी मिला था उनके आउटस्टैंडिंग वुमेन होने के लिए 1989 में। इसके अलावा वो NSD नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से भी डिप्लोमा होल्डर थी। सिर्फ न्यूज़ प्रेजेंट ही नहीं करती थी वो, बल्कि और भी प्रोग्राम्स का वो हिस्सा थी। इसके अलावा कुछ सीरियल्स में भी उन्होंने काम किया है। एक उनका ख़ानदान नाम का टीवी ड्रामा था जो कि काफ़ी चला था। ठीक है, इसके अलावा वो WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड से भी जुड़ी हुई थी। इनका नाम याद रखिएगा, गीतांजलि अय्यर, जो कि इंडियाज़ फर्स्ट इंग्लिश फीमेल न्यूज़ प्रेजेंटर थी। ठीक है, तो नाम ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा छत्तीसगढ़ ट्राइबल ग्रीन वॉरियर मोटिवेट्स कम्युनिटी टू ग्रो फॉरेस्ट इन 400 एकड़ लैंड। एक व्यक्ति हैं छत्तीसगढ़ के, इन्होंने 400 एकड़ की भूमि में जो जंगल है उसको उगा दिया। ठीक है, तो इनका नाम याद रखना है आपने। इनका नाम है दामोदर कश्यप। दामोदर कश्यप जी जो हैं उन्होंने अपने गांव जिसका नाम है संघ करमारी विलेज, इस गांव को उन्होंने अपने दशकों के एफर्ट से एक सैंक्चुरी में, एक अभयारण्य में तब्दील कर दिया है। पूरे गांव को, जो कि 400 एकड़ में फैला हुआ है, उसको उन्होंने हरा भरा कर दिया है। और उनका ये कहना है कि सिर्फ उनकी ही नहीं बल्कि पूरी कम्युनिटी की जो म्यूचुअल मेहनत है उसके कारण ही ये संभव हो सका है। क्योंकि जब उन्होंने बात की PTI से, तब उन्होंने कहा कि जब वो 12th पास करने के बाद वो जब अपने गांव में आए, वो देखकर शॉक्ड रह गए थे कि उनका 300 एकड़ का जो गांव है वो पूरी तरह से, जंगल जो है वो डैमेज हो चुके थे। तो फिर उन्होंने इनिशिएटिव लिया और कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने 400 एकड़ की भूमि को पूरा हरा भरा जंगल में तब्दील कर दिया। ठीक है, तो इनका नाम याद रखना है आपने, छत्तीसगढ़ से हैं दामोदर कश्यप। इन्हें ग्रीन वॉरियर का टाइटल दिया गया है, ग्रीन वॉरियर दामोदर कश्यप, छत्तीसगढ़ से। नेक्स्ट है हमारा सेंटर अप्रूव्स थर्ड रिवाइवल पैकेज फॉर BSNL वर्थ ₹89,047 करोड़। ये तीसरी दफ़ा है जब सेंटर के द्वारा BSNL के लिए रिवाइवल पैकेज की घोषणा की गई है। और ये जो पैकेज है ये 89,047 करोड़ का होगा। ठीक है, यूनियन कैबिनेट के द्वारा इसको अप्रूव कर दिया गया है। इस रिवाइवल पैकेज के साथ BSNL जो है उसकी जो कैपिटल है वो इंक्रीज़ हो जाएगी 1,50,000 करोड़ से 2,10,000 करोड़ तक। BSNL जो है वो इंडिया की जो बहुत ही रिमोट इलाके हैं, बहुत ही दूर दराज के इलाके हैं, उनको बाकी जो पार्ट्स हैं इंडिया के, उनके साथ कनेक्ट करने में मदद करता है। और BSNL जो है वो, जो भारत की सरकार है उनके पास इकलौता ऑल्टरनेटिव है प्राइवेट कंपनीज़ जो हैं उनके समक्ष। ठीक है, इसके अलावा जो BSNL है वो एक वाइटल रोल प्ले करता है इन एडवांसिंग द गवर्नमेंट्स रूरल ब्रॉडकास्ट एजेंडा। सेंटर अप्रूव्स थर्ड रिवाइवल पैकेज फॉर द सेम। ठीक है, तो इसका जो एम है वो ये है कि BSNL को वापस से, मतलब कि उभारा जा सके और वो भी एक स्टेबल टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर के तौर पर काम कर सके और भारत के रिमोट इलाकों को बाकी रेस्ट ऑफ द इंडिया के साथ कनेक्ट कर सके। और इसके साथ ही ये जो पैकेज है उसको यूटिलाइज़ किया जाएगा इन्हांस करने में 4G और 5G सर्विसेज BSNL की। अगर BSNL के बारे में बात करें तो इसको इस्टेब्लिश किया गया था 2000 में, सन 2000 में। और भारत के बाकी जो लार्जेस्ट टेलीकम्युनिकेशंस हैं उनमें से ये एक है। और ये भी प्रोवाइड कराता है वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज इंक्लूडिंग लैंडलाइन, मोबाइल, ब्रॉडबैंड एंड इंटरप्राइज सॉल्यूशंस। तो ध्यान रखिएगा, BSNL को रिवाइवल पैकेज दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट बात करेंगे हम, मुंबई टॉप्स द लिस्ट एज इंडियाज़ कॉस्टलीस्ट सिटी फॉर एक्सपाट्रिएट्स।
मर्सर्स कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार मुंबई जो है उसको आइडेंटिफाई किया गया है सबसे महंगी सिटी भारत की। ठीक है, ये जो सर्वे हुआ था ये 5 कॉन्टिनेंट्स में, मतलब इसमें शामिल किए गए थे दुनिया के 5 महाद्वीप, जिसके के 227 शहर इसमें शामिल किए गए थे। सबसे पहले नंबर पे भारत का शहर आता है मुंबई, दूसरे नंबर पे दिल्ली, तीसरे नंबर पे बेंगलोर आता है। इंडिया के शहरों, मतलब अगर ग्लोबल लेवल पे बात करें तो मुंबई जो है उसकी पोजीशन इन 227 शहरों में 147वीं है। दिल्ली की 169th पोजीशन है, चेन्नई की 184वीं, बेंगलुरु की है 189th, हैदराबाद की है 202 और कोलकाता की है 211। इसके बाद पुणे का नंबर आता है 213वीं पोजीशन पे। Interestingly, Mumbai and Delhi were noted as cost-efficient destinations for multinational corporations (MNCs) due to their lower cost of living and expat accommodation costs compared to major cities in Asia-Pacific region like Shanghai, Beijing, and Tokyo. गौरतलब ये भी है कि जो दिल्ली और मुंबई जैसे शहर हैं जिन्हें कि भारत की बहुत महंगी सिटीज़ माना गया है, मल्टीनेशनल कंपनीज़ के लिए ये काफ़ी कॉस्ट इफ़िशिएंट हैं। ठीक है, अगर कंपेयर किया जाए एशिया पैसिफिक रीजन के शंघाई, बीजिंग और टोक्यो जैसे शहरों के साथ। अगर हम ग्लोबल स्केल पे बात करें तो सबसे जो महंगा शहर है इन 5 कॉन्टिनेंट्स का वो है हांगकांग, जो कि चाइना का ही एक पार्ट है। सेकेंड नंबर पे आता है सिंगापुर, थर्ड नंबर पे ज्यूरिच आता है। द सर्वे, माफ़ कीजिएगा, जो हांगकांग है वो एक कंट्रोवर्शियल पार्ट है चाइना का, इसके ऊपर कंट्रोवर्सी होती रहती है, तो ध्यान रखिएगा इसका। इसके अलावा द सर्वे असेस्ड द कॉस्ट ऑफ वेरियस आइटम्स, अलग अलग चीज़ों का इसमें जो कीमत है वो शामिल की जाती है, जैसे कि लोकेशन की हो गई, घर की होगी, ट्रांसपोर्टेशन की होगी, यातायात की, भोजन की, क्लोथिंग की, हाउस होल्ड गुड्स की और मनोरंजन एंटरटेनमेंट की। ये डेटा जो है वो हेल्प करता है एम्प्लॉयर्स को ताकि वो डिज़ाइन कर सकें फेयर एंड इफ़ेक्टिव कॉम्पनसेशन पैकेजेस फॉर इंटरनेशनल असाइनीज इन ओवर 400 लोकेशंस वर्ल्ड वाइड। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है मुंबई ने भारत में टॉप किया है सबसे महंगी सिटी होने के तौर पे अकॉर्डिंग टू मर्सर्स कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सेंटर एग्रीज टू सैंक्शन ₹12,911 करोड़ फॉर पोलावरम प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश। सेंटर के द्वारा 12,911 करोड़ रुपए जो है वो अप्रूव किए गए हैं आंध्र प्रदेश का पोलावरम प्रोजेक्ट है उसके लिए। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल्स द सैंक्शनड अमाउंट ऑफ 12,911 crores also includes 2,000 crores to cover the extra expenditure caused by allegedly faulty constructions of the diaphragm wall built during the TDP government। TDP गवर्नमेंट के शासन के दौरान जो फॉल्ट हुआ था उसका भी 2,000 करोड़ रुपए इसमें कवर करने की बात कही गई है। चीफ मिनिस्टर जो YS जगनमोहन रेड्डी हैं उन्होंने आदेश दिया है द इरिगेशन डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स टू कंप्लीट एंड द रिपेयर्स ऑफ डैमेज डायाफ्रागम वॉल ऑफ द प्रोजेक्ट एट द अर्लीस्ट टू एक्सपीडिट द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मेन प्रोजेक्ट। तो उनके द्वारा आदेश दिए गए हैं कि जल्दी से जल्दी ये जो फॉल्ट हुआ था, डैमेज हुआ था, डायाफ्रागम जो वॉल था उसका भी जल्दी से जल्दी उसको ठीक किया जाए। एट अ रिव्यू मीटिंग हेल्ड एट द प्रोजेक्ट साइट द CM आफ्टर इंस्पेक्टिंग द प्रोग्रेस ऑफ वर्क्स directed the officials to develop the project site as favored tourist destination by constructing a hotel and providing other amenities for visitors। YS जगनमोहन रेड्डी जो है वो है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, गवर्नर है वहाँ के S अब्दुल नज़ीर, ऑफिशियल बर्ड है वहाँ का रोज़ रिंग्ड पैराकीट,
इसको फाउंड किया गया था 1 नवंबर 1956 में। आपको याद होगा ये सबसे पहला ऐसा स्टेट था जो कि भाषा के आधार पर बनाया गया था, तो इसका भी ध्यान रखना है आपने। अभी आपने ध्यान रखना है पोलावरम प्रोजेक्ट जो है वो आंध्र प्रदेश का है। नेक्स्ट है हमारा इंडिया इमर्ज्ड एज वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड स्टील। इंडिया जो है वो सेकंड दूसरा सबसे बड़ा क्रूड स्टील का प्रोड्यूसर बनकर उभरा है। जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं स्टील एंड सिविल एविएशन के श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया, उन्होंने ये बताया कि भारत का जो पोजीशन था पहले चौथे नंबर पे था, जो कि अब सेकंड नंबर पे आ गया है क्रूड स्टील उत्पादन के मामले में 2014 से लेकर अगर हम 2023 की बात करें। अब हम सिर्फ चाइना से पीछे हैं इस मामले में, जो कि लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है क्रूड स्टील का पूरे वर्ल्ड में। इंडिया हैज़ रिपोर्टेड a hike of 42% in crude steel production from 88.98 metric ton in 2014-15 to 126.26 metric ton in 2022-23। अगर हम ओवरव्यू देखें इस न्यूज़ का तो इंडिया जो है वो स्टैंड करता है एज अ नेट एक्सपोर्टर ऑफ स्टील, विटनेसिंग an export of 6.72 metric ton of finished steel against the import of 6.02 metric ton in the year of 2023। अगर हम 2022-23 के ही साल की बात करें तो हमारा जो टोटल फिनिश्ड स्टील प्रोडक्शन रहा है वो 122.28 मेट्रिक टन रहा है, जो कि 49% का इंक्रीज़ है अगर हम कंपेयर करें 81.86 मेट्रिक टन फाइनेंशियल ईयर 2014-15 में। ठीक है, इन द पास्ट 9 ईयर्स अगर हम पिछले 9 साल का ही अगर हम रिपोर्ट देखें इस मामले में 2014 से लेकर 2023 तक का, तो स्टील CPSC वज सेल NMDC मॉयल KIOCL MSTC एंड मेकॉन यूज्ड रुपीज़ 90,273.88 crores for their own resources for capital expenditure and paid as dividend to the government of India to the tune of rupees 21,204.18 crores। तो आपने ध्यान रखना है कि इंडिया जो है वो क्रूड स्टील के मामले में दुनिया का सेकंड नंबर का देश बन गया है चाइना के बाद। नेक्स्ट है हमारा यूक्रेन्स नोवा काकोवका डैम डिज़ास्टर। यूक्रेन का एक डैम डिज़ास्टर हुआ है, उसके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि 1.5 साल लगभग हो चुका है रशिया और यूक्रेन के वॉर को चलते हुए। अभी रीसेंट न्यूज़ आई थी कि वहाँ का जो डैम है नोवा काकोवका, वो जो डैम है यूक्रेन में, उसमें मतलब एक धमाका हुआ है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे जो कंसर्न हैं फ्लड के वो पैदा हो गए हैं। और ये फ्लड ऐसे हैं कि मतलब उन्होंने एक बड़े क्षेत्र को तबाह कर दिया है। यूक्रेन्स मिलिट्री कमांड हैज़ एक्यूज्ड रशिया of causing the explosion given the dam's strategic significance। तो यूक्रेन की जो मिलिट्री है उनका ये कहना है कि रशिया ने वहाँ पे धमाका किया है, जिसकी वजह से कि ये इतना नुकसान हुआ है, क्योंकि ये जो डैम है ये इसका एक ख़ास विशेष महत्व है। ठीक है, अगर हम बात करें नोवा काकोवा डैम के बारे में, ये जो डैम है ये नीप्रू रिवर जो कि साउथर्न यूक्रेन में है उसके ऊपर सिचुएटेड है। इसको 1956 में बनाया गया था और ये पार्ट है काकोवका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का। इसके पीछे एक बहुत ही विशाल जल भंडार है, जिसका जो एस्टिमेट है कि वो 18 क्यूबिक किलोमीटर्स तक फैला हुआ है। ये उतना ही है जितना कि वाटर वॉल्यूम है जो कि उटा की ग्रेट साल्ट लेक है, उतना वाटर वॉल्यूम है।
और अगर ये जो डैम है इसको अगर तबाह किया जाता है, इसकी तबाही होती है, तो इसकी वजह से काफ़ी घातक परिणाम जो हैं वो लोकल जो यूक्रेन के रहने वाले हैं उनको मतलब उनको सामना करना पड़ेगा इसका। इससे पहले भी काफ़ी जो थ्रेट और जो डैमेज हैं इसकी रशिया की तरफ से यूक्रेन को दिए गए हैं, ऐसा कहना है वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर जेलेंस्की जी का, कि यूक्रेन की ये अगर डैम है इसका जो डिज़ास्टर अगर होता है तो बहुत ही स्ट्रेटेजिकली मतलब ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यूक्रेन के लिए। तो अगर रशिया किसी भी किस्म का इसके ऊपर हमला करता है तो बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित होगा यूक्रेन। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है नोवा खाखोका डैम डिज़ास्टर जो है ये संबंधित है यूक्रेन से। ये आप देख सकते हैं इस तरह से ये जो डैम है ये बना हुआ है और इस तरह से एक बड़ी आबादी को, एक बड़े एरिया को यूक्रेन के ये जो है वो प्रभावित करता है। नेक्स्ट है हमारा HP गवर्नमेंट एम्स टू फॉर्मुलेट ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी। जो हिमाचल की सरकार है उनके द्वारा ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी जो है उसको फॉर्मुलेट करने का जो है वो निर्णय किया गया है। हिमाचल प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, उन्होंने इन्फॉर्म किया है इस पॉलिसी के बारे में कि इस पॉलिसी को फॉर्मुलेट किया जाएगा और प्रमोट किया जाएगा ग्रीन हाइड्रोजन को इस्तेमाल करने के लिए स्टेट के लिए, और इसी के चलते वो इस्टेब्लिश कर रहे हैं एक लीडिंग हब, और ताकि इसकी जो प्रोडक्शन है वो स्टेट के अंदर हो सके। रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज इंक्लूडिंग एम्पल सनलाइट वाटर एंड विंड मेक द स्टेट एन आइडियल लोकेशन फॉर जनरेटिंग ग्रीन हाइड्रोजन। क्योंकि हिमाचल की स्थिति ऐसी है कि इसमें अच्छी मात्रा में सनलाइट पड़ती है, पानी के अच्छे रिसोर्सेज हैं यहाँ पे, विंड जो है वो अच्छी अवेलेबल है यहाँ पे, तो ये एक आइडियल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है इस हब के लिए। The primary objective of green hydrogen policy is to attract investments in large-scale renewable energy projects, ensuring a consistent and sustainable supply of green electricity for electrolysis. HP government aims to formulate green hydrogen. इसके की पॉइंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। जो CM है उनके द्वारा जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको जो है संबोधित करते हुए कहा गया कि वो इन्वेस्ट करें स्टेट के इस न्यू ग्रीन एनर्जी पॉलिसी प्रोग्राम में, जो कि इंक्लूड करेगा वेरियस प्रोविजंस टू फैसिलिटेट देयर पार्टिसिपेशन बाय गिविंग लीवरेज टू द नेचुरल एडवांटेजेस। The state aims to create a favorable environment for the production of green hydrogen. ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है HP गवर्नमेंट के द्वारा एम किया गया है ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी के बारे में। एक पॉइंट और देख लेते हैं। द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ ऑलरेडी साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद ऑयल इंडिया लिमिटेड। ऑयल इंडिया लिमिटेड के साथ मेमोरेंडम साइन किया हुआ है गवर्नमेंट ने, उसके साथ कोलैबोरेट कर ये प्रोडक्शन जो है ग्रीन हाइड्रोजन की और ग्रीन अमोनिया की पायलट बेसिस पर इसकी शुरुआत की जाएगी। नेक्स्ट है हमारा ऑथर शांतनु गुप्ता लॉन्चेस हिज न्यू ग्राफिक नॉवल अजय टू योगी आदित्यनाथ। अजय टू योगी आदित्यनाथ की जो नॉवल है इनके ऊपर नॉवल बेस्ड है। इसको लिखा गया है ऑथर शांतनु गुप्ता जी के द्वारा, इसको हाल ही में लॉन्च किया गया। ये एक जाने माने ऑथर हैं शांतनु गुप्ता जी, जिन्होंने 2 बेस्ट सेलर टाइटल्स ऑन उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ लॉन्चेस अ न्यू ग्राफिक नॉवल अजय टू योगी आदित्यनाथ फॉर द यंग रीडर्स। द ग्राफिक नॉवेल्स has launched in 51 plus schools of Uttar Pradesh on 5th June. The 51st birthday of Yogi Adityanath, notably author Shantanu prior to this has written 2 bestseller titles on Yogi Adityanath. The Monk, इससे पहले उन्होंने लिखा है The Monk Who Transferred Uttar Pradesh
और दूसरा द मॉन्क हु बिकेम द चीफ मिनिस्टर। इससे पहले इन्होंने लिखा है द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश एंड द मॉन्क हु बिकेम द चीफ मिनिस्टर। ये दोनों का भी ध्यान रखना है आपने। हाल ही में जो इन्होंने नॉवल लिखा है उसका नाम है अजय टू योगी आदित्यनाथ। मोर देन 5,000 चिल्ड्रन लॉन्च्ड बुक in more than 51 schools across various districts of Uttar Pradesh. This was the first time that a book was launched in multiple locations simultaneously with so many participants. The launch created an Asia Book of Records. This graphic novel, Ajay to Adityanath, is journey of a young boy, Ajay Singh Bisht, born in hinterlands of Uttarakhand with 6 other siblings. ये योगी आदित्यनाथ जी की कहानी है। बचपन जब वो छोटे बच्चे थे तब से, जब वो उत्तराखंड के हिली इलाके में पैदा हुए थे। 6 भाई बहनों में से वो एक थे। उनके फादर अनंत सिंह बिष्ट जो कि जूनियर फॉरेस्ट ऑफिसर थे, और उनकी जो मदर सावित्री देवी जी जो कि एक होम मेकर थी, गृहिणी थी। अपने बचपन से ही उनको बहुत अच्छा लगता था कि वो अपनी जो गाय है उनकी टेक केयर करें। कहानियाँ सुनना फ्रीडम फाइटर्स की उनको बहुत अच्छा लगता था। इसके अलावा वो स्कूल में जो डिबेट्स होती थी उसमें भी वो भाग लिया करते थे। ये सब लोग जो थे वो एक दूर दराज के गांव में एक छोटे से घर में रहा करते थे जिसका नाम था पंचूर। यहाँ से वो बड़े हुए और बड़े होकर वो गोरखनाथ के महंत बन गए। गोरखनाथ जो मठ है वहाँ के महंत बन गए, और वहाँ के वो वहाँ से वो जो सबसे छोटी उम्र के पार्लियामेंट के सदस्य बने, और वहाँ से बाद में उनका सफ़र शुरू हुआ यूपी के सीएम बनने का। तो ये सारी बातें जो हैं इस नॉवल में कवर की गई हैं। तो आपने ध्यान रखना है, शांतनु गुप्ता जी के द्वारा अजय टू योगी आदित्यनाथ। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में साइक्लोन बिपरजॉय जो है इसने हिट किया इंडिया का जो साउथ ईस्टर्न जोन है उसको। इसकी जो लोकेशन थी वो थी 1161 किलोमीटर साउथ ईस्ट से मसीरा आइलैंड। ठीक है, तो इसकी जो स्पीड थी विंड्स की वो थी 185 किलोमीटर्स पर आवर, जिसके चलते फ्लड की जो वार्निंग है, पावर डिसरप्शन की जो वार्निंग है उसको दिया गया। और साइक्लोन बिपरजॉय को क्लासिफाई किया गया एज अ ट्रॉपिकल साइक्लोन विच कैरेक्टराइज्ड बाय एंटिसिपेटेड विद स्पीड्स ranging from 125 to 135 km per hour, with gusts potentially reaching 150 km per hour upon landfall. The National Disaster Management Authority categorizes cyclone into two main types: extratropical cyclone and tropical cyclone. साइक्लोन बिपरजॉय जो है उसके लिए as per the government 15 teams of NDRF National Disaster Response Force, 12 of SDRF State Disaster Response Force, 115 teams of State Road and Building Department and 397 of State Electricity Department have been deployed in different coastal districts. तो साइक्लोन बिपरजॉय लोकेशन इसकी ध्यान में रखनी है आपने, ये थी साउथ ईस्टर्न जोन, और वहीं के जो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स थी वहाँ पे ये हिट किया। तो आपने ध्यान रखना है इसका नाम। नेक्स्ट है हमारा, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान अमंग द ग्लोबल हंगर हॉटस्पॉट्स यूएन रिपोर्ट। भारत के 3 पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और म्यांमार जो हैं वो जो हंगर हॉटस्पॉट्स हैं दुनिया के, उनमें उनका नाम शामिल हो गया है एज़ पर 2 UN एजेंसीज़। जो रिपोर्ट आई है उसमें जो हंगर हॉटस्पॉट्स हैं FAO, WFP अर्ली वार्निंग्स ऑन एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी जून टू नवंबर 2023, उसका जो आउटलुक है वो वार्न करता है कि
जल्दी ही फूड इमरजेंसीज़ जो हैं वो बढ़ने वाली हैं। इसके अलावा भुखमरी का जो स्तर है, जैसे कि सूडान में क्योंकि वहाँ पे हैती में जो वॉर शुरू हुआ है उसकी वजह से, इसके अलावा बुर्किना फासो, माली, ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट्स ऑफ पीपल एंड गुड्स। 4 देश हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है इस लिस्ट में: अफ़गानिस्तान, नाइजीरिया, सोमालिया, साउथ सूडान एंड यमन at highest alert levels, with communities that are already facing the projected to face starvation or otherwise risk a slide towards catastrophic conditions. Beyond 9 countries rating the highest level of concern, the agency said 22 countries are identified as hotspots risking acute food insecurity. अगर हम भारत की बात करें तो भारत जो है 2022 में इसका जो रैंक था 107 था out of 121 countries, and the level of hunger and undernutrition in the country is now at serious levels. India's rank on the index has been worsening since 2020. 2020 के बाद इंडिया का जो पोजीशन है वो भी ख़राब होना शुरू हो गया। 2020 में 94 थी इसकी पोजीशन और 101 2021 में थी, और अब 2022 में 107वीं पोजीशन है। मतलब कि इंडिया की पोजीशन भी दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है अगर हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स वगैरह की बात करें तो। नेक्स्ट हम बात करेंगे नोटेड संस्कृत स्कॉलर वेद कुमारी घई पासेस अवे। एक संस्कृत स्कॉलर थी जिनका नाम था वेद कुमारी, उनकी हाल ही में उनका देहांत हो गया है। उनकी उम्र थी 91 ईयर्स की। जम्मू सिटी में वो पैदा हुई थी। 1931 में उन्होंने MA PhD संस्कृत में किया हुआ था यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू से। इसके अलावा वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से भी पढ़ी हुई थी। इनको पद्मश्री मिला था जो कि चौथा हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भारत का। 2001 में उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए जो कि उन्होंने संस्कृत साहित्य में दिया था। इसके अलावा वो रेसिपेंट थी साहित्य अकेडमी अवार्ड की भी, जो कि हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है भारत का, और उनको ये मिला था 1991 में उनकी जो बुक थी द संस्कृत लैंग्वेज उसके लिए। इसके अलावा उनके जो नोटेबल वर्क्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। 1991 का जैसे कि हमने बात की अभी द संस्कृत लैंग्वेज। इसके अलावा 1996 में अ हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर, 2000 में द रामायण, 2003 में द महाभारत, 2005 में द भगवत गीता। घई का जो काम था उसको काफ़ी प्रेज़ किया गया पूरी दुनिया में। She was a pioneer in the field of Sanskrit studies, and her work has helped to make Sanskrit literature more accessible to wider audience. उन्होंने जो काम किया उसके चलते जो संस्कृत भाषा जो है उसका जो ऑडियंस है वो और भी बड़ा हुआ। इसके लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। वेद कुमारी संस्कृत स्कॉलर थी, नाम याद रखिएगा। इनकी अभी हाल ही में देहांत हुआ है। नेक्स्ट है डेनिस फ्रांसिस इलेक्टेड 78th UNGA प्रेसिडेंट। डेनिस फ्रांसिस जो हैं वो 78वें UNGA के प्रेसिडेंट बने हैं। द 193rd UN member states elected a veteran diplomat from Trinidad and Tobago, Dennis Francis, as the president of 78th session of UN General Assembly. यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के ये प्रेसिडेंट बने हैं डेनिस फ्रांसिस। बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका नाम याद रखिएगा। इनका लगभग 40 साल का करियर है और ये जल्दी ही ये जो पोजीशन जो है इसको संभालेंगे सितंबर से। उनको 193 कंट्रीज़ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके द्वारा सिलेक्ट किया गया है, उनको अपॉइंट किया गया है, ठीक है। और द जनरल असेंबली कंसिस्ट्स ऑफ 193 UN मेंबर स्टेट्स, ऑल ऑफ विच हैव एन इक्वल वोट। इट्स ड्यूटीज़ इंक्लूड्स अपॉइंटिंग द जनरल सेक्रेटरी ऑन recommendation of Security Council and approving the organization's annual budget,
Francis said he would prioritize encouraging the facilitating meaningful dialogue. अगर हम यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के बारे में बात करें तो ये जो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं यूनाइटेड नेशंस के, उनमें से एक है जो कि जिसका जो मुख्य काम है वो है serving as a main deliberative, policy making and representative organ of UN. UNGA is responsible for UN budget, appointing the non-permanent members of Security Council, appointing UN Secretary General, receiving reports from other parts of UN system and making recommendations through resolutions. तो इनका नाम याद रखिएगा, डेनिस फ्रांसिस 78 यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट बने हैं। नेक्स्ट है हमारा इतिहाद एयरवेज नेम्ड इन्वायरमेंटल एयरलाइन ऑफ द ईयर। इतिहाद एयरवेज जो है उनको इन्वायरमेंटल एयरलाइन ऑफ द ईयर 2023 का जो अवार्ड है, सम्मान है, वो मिला है। और अगर हम इसके बारे में बात करें, इतिहाद एयरवेज जो है द नेशनल एयरलाइन ऑफ यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात की ये एयरलाइन है, ठीक है। इसको ये अवार्ड मिला है 2023 के लिए फॉर द सेकेंड ईयर ऑफ रो एट एयरलाइन रेटिंग अवार्ड्स। द प्रेस्टिजियस अवार्ड एक्नॉलेजेस द एयरलाइंस कमिटमेंट टू सस्टेनेबल एविएशन थ्रू इनोवेशन एंड कोलैबोरेशन। क्योंकि इनकी जो एविएशन है उन्होंने बहुत सारे जो पैरामीटर्स हैं उनको मेंटेन किया है, जिसमें कि सस्टेनेबल एविएशन आती है थ्रू इनोवेशंस एंड कोलैबोरेशन। इतिहाद इज़ रैंक्ड थर्ड इन द टॉप 10 एयरलाइंस कैटेगरी विच इवेलुएट्स कंफर्ट, इनोवेशन, वैल्यू एंड सेफ्टी इन इकोनॉमी, बिजनेस एंड फर्स्ट क्लास। इतिहाद सस्टेनेबिलिटी स्ट्रैटेजी फोकसेस ऑन इमिशंस रिडक्शन। इनका ये जो एयरलाइन है, जो पैरामीटर्स के बारे में बात कर रहे हैं वो ये है कि जो इमिशंस होती हैं, इमिशंस को कम किया है इन्होंने, इंडस्ट्री अलाइनमेंट, कोलैबोरेशन विद यूएई इकोसिस्टम एंड प्रोएक्टिव ट्रांसपेरेंसी। की इनिशिएटिव्स ऑफ द एयरलाइन इंक्लूड ग्रीन लाइनर प्रोग्राम यूजिंग बोइंग 787 ड्रीम लाइनर्स एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ सस्टेनेबल 50 A350-1000 aircraft. And एंटोनाल्डो नेवीज ग्रुप CEO इतिहाद एविएशन ग्रुप। कैपिटल है इसकी आबू धाबी, यूएई की बात करें तो ऑफिशियल लैंग्वेज है अरबिक। गवर्नमेंट है फेडरल इस्लामिक पार्लियामेंट्री इलेक्टिव सेमी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। प्रेसिडेंट जो क्राउन प्रिंस है वहाँ के वो हैं मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। नेक्स्ट है लाटवियन पार्लियामेंट इलेक्ट्स फॉरेन मिनिस्टर एडगार्स रिंक्विक्स एज न्यू प्रेसिडेंट। जो लाटविया की जो पार्लियामेंट है उन्होंने एडगार्स रिंक्विक को नया प्रेसिडेंट जो है वो घोषित किया है। लाटवियन लॉ मेकर्स पिक द कंट्रीज लॉन्ग सर्विंग and popular foreign minister, a strong backer of Ukraine, as its new head of state in tight vote. The 100-seat Sejma legislature elects Edgars Rinkvix, the country's top diplomat since 2011, as president to serve for a 4-year term. तो 4 साल के लिए वो अपने इस पोजीशन पे रहेंगे। उनको 52 वोट्स मिली, एक वोट ज़्यादा जीतने के लिए जो चाहिए थे उससे एक वोट ज़्यादा मिली, ठीक है। और उनका ये जो फाइट हो रहा था वो हो रहा था इगिलिस लिविट्स से, जो कि हेड ऑफ द स्टेट थे 2019 से, इस बार नहीं बन पाए। लेटविया की जो कैपिटल है वो है रीगा। करेंसी है वहाँ की यूरो, और वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो है क्रिस्जानिस करेंस। अभी जो बने हैं प्रेसिडेंट वहाँ के वो बने हैं एडगार्स रिंक्विक्स, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है मशहूर थिएटर एक्टर डायरेक्टर आमिर रज़ा हुसैन का देहांत हो गया है 66 साल की उम्र में। ये एक मशहूर थिएटर एक्टर थे, इसके अलावा वो डायरेक्टर थे
और उन्होंने काफ़ी सारे ओपन एयर स्टेज प्रोडक्शंस किए, जैसे कि द 50 डे वॉर, जो कि इंस्पायर था कारगिल वॉर से। इसके अलावा द लेजेंड ऑफ राम, ठीक है, ये इनके फेमस प्रोडक्शंस थे। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे किए हैं उन्होंने। इसके अलावा ही वॉज ऑल्सो क्रिएटिव डायरेक्टर ऑफ स्टेज टूर थिएटर कंपनी established in 1974 which has presented over 91 productions and more than 1100 performances। तो इससे भी ये जुड़े हुए थे। 1100 परफॉर्मेंसेस दी हैं उन्होंने, 91 प्रोडक्शन से भी ज़्यादा उन्होंने किया है। इनको पद्मश्री का सम्मान भी मिल चुका है। उनके जो कंट्रीब्यूशन रहे हैं थिएटर की दुनिया में। इनका जो विवाह था वो 1993 में हुआ था विराट तलवार जी के साथ। इनके 2 बच्चे हैं, तो इनका नाम याद रखिएगा, नाम है आमिर रज़ा। इनका देहांत हुआ है, ये थिएटर एक्टर थे और डायरेक्टर थे। नेक्स्ट है हमारा CSC रिपोर्ट शोज़ तेलंगाना रैंक्स फर्स्ट इन ओवरऑल इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस। जो सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट की जो रिपोर्ट है, इसमें तेलंगाना को पहला स्थान मिला है इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस के मामले में, ठीक है। तो 2023 के लिए तेलंगाना को ये जो सम्मान है इसके लिए चुना गया है। इन फिगर्स ऑन द eve of World Environment Day, the report includes statistics on various aspects of the environment, including climate and extreme weather, health, food and nutrition, migration and displacement, agriculture, energy, waste, water and biodiversity। इतने सारे एस्पेक्ट्स हैं जिसको देखा जाता है। इन सारे एस्पेक्ट्स के ऊपर तेलंगाना ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है, जिसके चलते उसको ओवरऑल फर्स्ट इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस में मतलब कि इसको रैंक दिया गया है। One of the highlights of the year's report is making of Indian state based on 4 parameters। इंडियन जो हमारे भारतीय स्टेट हैं उनके 4 पैरामीटर्स जो हैं वो चुने गए हैं, ठीक है, जिनमें आ जाता है इन्वायरमेंट, एग्रीकल्चर, पब्लिक हेल्थ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तेलंगाना जो है वो उभरा है, इन सारी परफॉर्मेंसेस जो हैं उसने बेहतर दी हैं। स्टेट का जो प्रोग्रेस है वो इंक्रीज़ हुआ है, फॉरेस्ट इंक्रीज़ हुए हैं, म्यूनसिपल वेस्ट ट्रीटमेंट जो है वो बेहतर हुआ है। ये प्राइमरी रीज़न रहे हैं इसको फर्स्ट पोजीशन दिलाने में। However, the report also identified areas where the state performed below average, such as share of water bodies not in use, stage of groundwater extraction and change in number of polluted river stretches। तो कुछ जगहों पे कुछ मामलों में तेलंगाना को अभी भी काम करने की ज़रूरत है। इन कुछ पैरामीटर्स में ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। अ प्रेस रिलीज फ्रॉम तेलंगाना मिनिस्टर KT Rama Rao stated that the state government's Haritha Haram afforestation scheme and other environmental friendly programs played a significant role in securing the rare honor। तो कुछ स्कीम स्टेट की तरफ से भी चलाई गई जिसकी वजह से कि इसने अच्छा काम किया। इसकी अगर कैपिटल की बात करें तेलंगाना की, तो इसकी कैपिटल है हैदराबाद। इसके जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं के चंद्रशेखर राव। इसको फाउंड किया गया था 2 जून 2014 को और इसके जो गवर्नर हैं वो है तमिलसाई सुंदरराजन। नेक्स्ट बात करेंगे वेटरन एक्ट्रेस सुलोचना लातकर passes away at 94। सुलोचना लातकर की जो कि एक बहुत ही वेटरन एक्ट्रेस रही हैं, उनका देहांत हो गया है 94 ईयर्स की एज में। लगभग 300 फिल्मों में इन्होंने काम किया, जिसमें कि हिंदी फिल्में भी आ जाती हैं, मराठी भी आ जाती हैं। उनकी जो बहुत ही पॉपुलर फिल्में रही हैं उनमें हैं अब दिल्ली दूर नहीं, सुजाता, आए दिन बहार के, दिल दे के देखो, आशा, मजबूर, नई रोशनी, आई मिलन की बेला, गोरा और काला, देवर, बंदिनी। ये सारी फिल्में जो हैं ये इनकी बहुत ही मशहूर फिल्में हैं। इन्होंने ज़्यादातर फिल्मों में जो लीड एक्टर्स थे उनकी मदर का रोल ही निभाया। 1960 के दशक, 1970, 1980 के दशक में इन्होंने सुनील दत्त, देव आनंद
राजेश खन्ना, दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन की माँ के किरदार निभाए। ठीक है, इनकी कुछ ब्लॉकबस्टर फिल्म्स थी जैसे कि हीरा, रेशमा और शेरा, जानी दुश्मन, जब प्यार किसी से होता है, जॉनी मेरा नाम, कटी पतंग, मेरे जीवन साथी, प्रेम नगर, भोला भाला, ये सारी इनकी फेमस फिल्मों के नाम हैं। अगर अवार्ड्स और ऑनर्स की बात करें तो इनको 1999 में पद्मश्री से नवाजा गया था। इसके अलावा इनको महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2009 में महाराष्ट्र के गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया था। इसके अलावा उनको फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है उससे भी नवाजा गया था। जब फिल्म फेयर अवार्ड्स मराठी हुए थे पिछले साल, तब उनके आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए मराठी सिनेमा में। ठीक है, इसके अलावा उनको चित्रभूषण अवार्ड भी मिल चुका है। तो इनका नाम याद रखिएगा, सुलोचना लातकर, इनका देहांत हुआ है, एक्ट्रेस थी। नेक्स्ट है जितेंद्र सिंह इनैगोरेट्स इंडियाज़ फर्स्ट लेवेंडर फेस्टिवल इन भद्रवाह। जितेंद्र सिंह जी के द्वारा भद्रवाह, जो कि जम्मू की एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर लेवेंडर फेस्टिवल जो है उसको इनैगोरेट किया गया, उसका उद्घाटन किया गया। ये यूनियन मिनिस्टर है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी। इनके द्वारा कंट्री का, देश का पहला लेवेंडर फेस्टिवल जम्मू के भद्रवाह शहर में इसका जो है इसका उद्घाटन किया गया, जहाँ पे कि इसकी कल्टीवेशन जो है, इसकी जो खेती है लेवेंडर की, उसको जो है वो ट्रांसफॉर्म किया है, उसने काफ़ी ट्रांसफॉर्म किया है इकोनॉमी ऑफ द माउंटेनियस एरिया। भद्रवाह जो है वो डोडा डिस्ट्रिक्ट में आता है, भद्रवाह डोडा डिस्ट्रिक्ट में आता है, जो कि बर्थ प्लेस है इंडिया के पर्पल रेवोल्यूशन का। द मिनिस्टर डिस्क्राइब्ड भद्रवाह इन डोडा डिस्ट्रिक्ट एज द बर्थ प्लेस ऑफ इंडियाज पर्पल रेवोल्यूशन। लेवेंडर हैज़ चेंज द fortunes of farmers in Jammu and Kashmir under Aroma Mission or Purple Revolution, an initiative of the central government towards the transforming the lives of UT's farmers community। तो ये जो मिशन है पर्पल रेवोल्यूशन, अरोमा मिशन है, इसके चलते वहाँ के जो किसान हैं उनकी मतलब उनकी जो स्थिति है वो काफ़ी बेहतर होगी अगर वो कल्टीवेशन करते हैं तो। द पर्पल और लेवेंडर रेवोल्यूशन was launched in 2016 by the Union Ministry of Science and Technology through the Council of Scientific and Industrial Research CSIR Aroma Mission। The aim of the mission is to support the domestic aromatic crop-based agroeconomy by moving from imported aromatic oils to home-grown varieties। Lavender cultivation is practiced in almost all 20 districts of जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर की 20 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं सब में इसकी जो कल्टीवेशन है उसको प्रैक्टिस किया जाता है, और जल्द ही मतलब इसमें और बेहतर करेगा यूटी, ये जो जम्मू एंड कश्मीर है। अगर हम कैपिटल की बात करें तो जो समर कैपिटल है वो है श्रीनगर, और जो विंटर कैपिटल है वो है जम्मू। डिस्ट्रिक्ट्स 20 हैं जम्मू एंड कश्मीर की। और गवर्नमेंट बॉडी की बात करें तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं वो मनोज सिन्हा हैं। नेशनल पार्लियामेंट जो है वो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया लोकसभा की 5 सीटें हैं। और हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख का कॉमन है। नेक्स्ट बात करेंगे हम टाटा ग्रुप साइंस $1.6 बिलियन EV बैटरी प्लांट डील इन गुजरात। तो टाटा ग्रुप ने गुजरात के लिए EV बैटरी प्लांट के लिए डील जो है वो $1.6 बिलियन में साइन कर ली है। इंडिया का जो टाटा ग्रुप है वो एक लीडिंग मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमरेट है जिसने कि एंटर किया है आउटलाइन डील टू कंस्ट्रक्ट अ लिथियम आयन सेल फैक्ट्री इन गुजरात इंडिया। तो टाटा के द्वारा गुजरात में ये फैक्ट्री जो है उसको इस्टेब्लिश किया जाएगा, और इसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 130 बिलियन रुपीज़ हैं, जो कि $1.58 बिलियन हैं। ठीक है, इस प्लांट का जो एम रहेगा वो रहेगा टू bolster the country's electric vehicle supply chain to reduce its dependence on battery imports. The initiative aligns with India's goal of achieving 100% electric vehicle adoption and
कर्बिंग कार्बन इमिशंस बाय 50% बाय 2030। ठीक है, तो इसका जो इनिशिएटिव है, इसका जो गोल है वो ये है कि 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है उसको अडॉप्ट कर किया जाए, ताकि जो कार्बन एमिशंस हैं 2030 तक 50% तक कम कर दी जाए। इंडिया का जो फर्स्ट लिथियम इयॉन सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री है, उसके बारे में बात करेंगे। द प्रपोज्ड प्लांट बैक बाय एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ $1.6 billion होल्ड्स द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग इंडियाज फर्स्ट लिथियम इयॉन cell manufacturing gigafactory. The significant step forward will pave the way for the domestic production of batteries, a crucial component for electrical vehicles. The state government's press release highlights that the plant is projected to generate employment opportunities for over 13,000 individuals, further stimulating इकोनॉमिक ग्रोथ इन द रीजन। तो इससे मतलब उस एरिया के अंदर जो है वो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी, और आगे फ्यूचर के लिए हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी ये जो इनिशिएटिव है, ये जो इस्टेब्लिशमेंट की जा रही है वो बहुत ही बेहतर रहेगी। गुजरात के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी कैपिटल है गांधीनगर। इसकी पॉपुलेशन है 6.27 करोर्स एज़ पर द सेंसस ऑफ 2013। चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र भाई पटेल, गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। और अगर हम टाटा के बारे में बात करें तो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है टाटा सन्स, फाउंडर जमशेदजी टाटा। सब्सिडरीज जो हैं वो टाटा मोटर्स एंड टाटा स्टील लिमिटेड है। रेवेन्यू 13,200 करोर्स। इसको फाउंड किया गया था मुंबई में 1868 में। हेडक्वार्टर्स इसके मुंबई में है। नेक्स्ट बात करेंगे हम 29 है हमारा, पंजाब पुलिस लॉन्चेस ऑपरेशन टू OPS क्लीन टू मेक स्टेट ड्रग फ्री। तो पंजाब पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया है ऑपरेशन क्लीन, ताकि स्टेट को, राज्य को ड्रग फ्री बनाया जा सके। इसको मैसिव स्टेट वाइड ऑपरेशन नाम दिया गया है OP क्लीन, ऑपरेशन क्लीन, wherein 650 police teams comprising over 5,000 personnel raided more than 2,000 locations। तो 5,000 पुलिस पर्सनल ने लगभग 2,000 लोकेशंस पर रेड किया स्टेट की, ताकि वो लोग जो कि इन ऐसी एक्टिविटीज़ में, स्मगलिंग में, ड्रग्स की स्मगलिंग में जो इन्वॉल्व हैं उनको कैप्चर किया जा सके। ठीक है, डिस्क्लोजिंग दिस स्पेशल DGP लॉ एंड Order Arpit Shukla said that the operation was conducted on the directions of the Director General of Police पंजाब गौरव यादव। तो वहाँ के जो DGP हैं पंजाब के गौरव यादव जी, उनके इंस्ट्रक्शंस पे इस ऑपरेशन जो है उसको शुरू किया गया। प्लेसेस हाउसेस लिंक विद द ड्रग स्मगलर्स, ड्रग पैडलर्स वर रेडेड साइमल्टेनियसली ड्यूरिंग दिस ऑपरेशन। तो जितने भी ड्रग पैडलर्स हैं जो कि ड्रग की सप्लाई करते हैं जगह जगह पे, उन सबको कैप्चर किया गया इस ऑपरेशन के दौरान, विच वॉज कंडक्टेड फ्रॉम 7 AM to 12 noon। All the CPS SSPs were asked to personally monitor this operation and make a sufficient number of police teams under the supervision of gazetted rank officers so that they could carry out raids in the synchronized manner, he added। पंजाब की जो कैपिटल है वो है चंडीगढ़। चीफ मिनिस्टर इस वक्त हैं भगवंत मान, गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित जी हैं, और इसका जो लैंड एरिया है वो है 50,362 स्क्वायर किलोमीटर्स। लास्ट न्यूज़ है हमारी इस वीडियो की, वो है ओडिशा बिकम्स द फर्स्ट स्टेट टू नोटिफाई अ कमेटी फॉर कंजर्वेशन ऑफ सीड प्रिजर्व्ड बाय ट्राइबल फार्मर्स। ओडिशा ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने एक कमेटी बनाई है ताकि जो बीज हैं उनको कंजर्व किया जा सके, प्रिजर्व किया जा सके बाय ट्राइबल फार्मर्स, जो कि ट्राइबल जो फार्मर्स हैं उनके द्वारा। ओडिशा गवर्नमेंट हैज़ एस्टैब्लिश्ड अ कमेटी कॉल्ड लैंडरेस वराइटल रिलीज कमेटी LVRC, लैंडरेस वराइटल रिलीज कमेटी, इनके द्वारा बनाई गई है टू रिलीज
traditional millet varieties in accordance with standard operating protocols SOPs for seed systems। अगर इस न्यूज़ की ओवरव्यू की बात करें तो ओडिशा ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने कि ऐसा प्रोटोकॉल जो है वो डेवलप किया है फॉर रिलीजिंग इंडिजीनियस मिलेट वैरायटीज़ कंजर्व्ड बाय ट्राइबल फार्मर्स फॉर सेंचुरीज़। ये जो ट्राइबल फार्मर्स हैं पिछली कई शताब्दियों से एक विशेष किस्म की जो मिलेट की वैरायटी है मतलब अलग अलग तरह की मिलेट की वैरायटीज़ हैं उनको उनके द्वारा प्रिजर्व किया जा रहा है। तो उनके ऊपर ये जो है ये स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ये जो बनाया गया है कमेटी बनाई गई है। लैंड रेसेस रेफर टू ecotypes that have been cultivated for a long time in their original habitats. It is crucial to preserve these land races before they become extinct. तो इससे पहले कि ये विशेष किस्म के जो बीज हैं इससे पहले कि वो इस मतलब एक्सटिंक्ट हो जाएं मतलब कि ख़त्म हो जाएं लुप्त हो जाएं बहुत ज़रूरी है कि उनको प्रिजर्व कर लिया जाए। द इनिशिएटिव aims to preserve traditional land races, promote agrobiodiversity and empower custodian farmers in Odisha while supporting sustainable agricultural practices. The objective of the committee is to recognize the efforts of custodian farmers, particularly tribals, in conserving traditional millet land race. तो इसका कमेटी का ऑब्जेक्टिव यही है कि वो किसान जो कि इन बीजों का संरक्षण कर रहे हैं अब तक इनसे खेती कर रहे हैं अब तक उनकी जो एफर्ट्स हैं उनको रिकॉग्नाइज़ किया जाए। ठीक है, तो इसके अलावा LVRC कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट, ओडिशा स्टेट सीड एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स सर्टिफिकेशन एजेंसी, ओडिशा स्टेट सीड कॉरपोरेशन, स्टेट सीड टेस्टिंग लेबॉर्ट्री, Odisha University of Agriculture and Technology ICAR, IIMR, कस्टोडियन फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, ये सब इसमें शामिल हैं। ओडिशा की जो कैपिटल है वो भुवनेश्वर है। इसकी जो पॉपुलेशन है वो 4.37 करोड़ है। गवर्नर यहाँ के गणेशी लाल जी हैं और चीफ मिनिस्टर यहाँ के नवीन पटनायक जी हैं। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा आज का जो वीडियो है वो ख़त्म होता है। जून के फर्स्ट पार्ट के जो करंट अफेयर्स हैं इसमें हमने डिस्कस किए हैं। सेकंड पार्ट जल्दी ही आपके लिए अपलोड कर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।